जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग भारतीय इतिहास का क्या देखेंगे, भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत से जो ऐतिहासिक स्रोत है उससे देखेंगे 50 क्वेश्चन। कल हम आप लोग को कल देखे थे हम लोग भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय देखे थे। आज देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसी के साथ आप लोग को एकदम चैप्टर बाय चैप्टर हर रोज 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब लूसेंट से लिया गया है, 80% लूसेंट से और भी अदर बुक से लिया गया। सब एकदम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन की संख्या आप लोग की कितना रह जाएगी, 50 क्वेश्चन रह जाएगी। यानी कि हर दिन कितना क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, 50 क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को कहा जाता है। क्या कह रहा है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को कहा जाता है। तो स्रोत को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत। यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, हर ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। क्या कह रहा है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से अधिक प्रमाणित होते हैं। नहीं, अगला ऑप्शन नंबर कह रहा है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। सही बात है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। नहीं, दोनों एक समान नहीं होते, क्योंकि साहित्यिक स्रोत लिटरेचर होता है जो लिखा गया। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से तुलना नहीं की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना की गई है या दी गई है। क्या कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस इसमें दी गई है, ऋग्वेद में। किस वेद में दी गई है, ऋग्वेद में। ऐसे भी प्राचीन में वैदिक युग आप लोग को वैदिक काल पढ़ेंगे, उसमें चर्चा मिलता है ऋग्वेद का। वैदिक काल में ही सब कि क्या हुआ था, वैदिक काल में ही सभी वेदों का रचना किया गया है। इसमें सबसे पुराना वेद अगर माने तो कौन सा है, सबसे पुराना वेद माने तो कौन सा है, अथर्ववेद है। और सबसे न्यू यानी कि सबसे न्यू वेद माने तो कौन सा है, ऋग्वेद है। सामवेद और यजुर्वेद है। तो वेद हमारा कितने प्रकार के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है वेद, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे आप लोग को कि वेद कौन कौन है, तो वेद कौन कौन है आप लोग को, पहला है ऋग्वेद, पहला क्या है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पुराना पूछ दे तो अथर्ववेद, सबसे न्यू पूछ दे तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस चीज़ का चर्चा मिलती है, 10 राजयुद्ध की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद में किस चीज़ का चर्चा मिलती है, या से यजु या से युद्ध और याग का चर्चा मिलता है। सामवेद आप लोग जानते होंगे, सामवेद में आप लोग को किस चीज़ का चर्चा मिलता है, संगीत का चर्चा मिलता है, वादन का चर्चा मिलता है, यानी जो संगीत गाता है। अथर्ववेद में किस चीज़ का चर्चा मिलता है, डाइन कमान यानी कि ओटमा का चर्चा किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है,
निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ युक्ति ग्रंथ अंग नहीं है? क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ युक्ति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? पुराण को नहीं माना जाता है। किसे नहीं माना जाता है? पुराण को नहीं माना जाता है। ये पुराण में लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है पुमांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जी उसी ग्रंथ में वह 20 में है और उस ग्रंथ में नहीं, वह 20 में अलग है? पता नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ छाप दिया, आप लोग ध्यान दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। क्या कह रहा है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का है। किसका है धर्म ग्रंथ? बौद्धों का। हिंदुओं का क्या धर्म ग्रंथ? महाभारत रामायण ले लीजिए। जैन। चलिए क्वेश्चन नंबर अलग देते हैं, 7 का देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? विदत का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? विदत का ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है, मिलिंद पहनी मिलिंद के प्रश्न गजा मिलिंद और विद्या भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। क्या करा? मिलिंद पन्ही गजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? तो किस बौद्ध रूप के संवाद के रूप में है? नागसेन। यानी कि 8वां का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? क्या करा? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किया जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किसे किया जाता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से तुलना किया जा सकता है। यूपीपीसीएस 1994 क्वेश्चन पूछा। इसमें ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, उस पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां के बारे में बताया गया है। इसी में बताया गया है राजा के कैसे शासन करना चाहिए, एक राजा का क्या मतलब उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो प्रजा के कैसे खुश रख सकता है। ये किसमें है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? जो कल्हण की पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो कल्हण का पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अष्टदिहाई किसके द्वारा लिखी गई है? जो अष्टदिहाई पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? क्या करा? महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के रचना कौन है? भार्गव ऋषि हैं। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभार्गव ऋषि हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। क्या कह रहा है? कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बन भाट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बन भाट के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विक्रमाचरित्र के रचना कौन कौन है? विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन है? तो विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन है? बिलाहन है। कौन है? बिलाहन। विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? बिलाहन है। यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18 70 का रहा चंद्रबदाई द्वारा क्या करा? चंद्रबदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्या करा? चंद्रबदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है या नाम है? तो चंद्रबदाई द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रबदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आप लोग बाबू सब फोकस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन पर फोकस नहीं करिएगा तब तक आप लोग को ठीक से याद नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और अपना मन में या नोटबुक पर क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है निम्न में से किन गिनकार के माथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किन गिनकार के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। कौन इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस यात्री ने किया था? मेगास्थनीज ने। किस शासक ने किया? किस विदेशी यात्री ने किया था? मेगास्थनीज ने। यानी कि 19 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर, मेगास्थनीज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? क्या कह रहा है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। क्या है पुस्तक का नाम? इंडिका है। ये आप लोग को सबको पता होगा कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इंडिका लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहा है जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो किसने की जियोग्राफिया का रचना? गैटिलियो ने किया था। किसने किया था जियोग्राफिया की रचना? गैटिलियो ने किया था। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पिलानी की पुस्तक का नाम क्या है? क्या कह रहा है? पिलानी की पुस्तक का नाम क्या है? पूर्णक गलती से लिखा गया है। पिलानी की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। पुलानी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम क्या है? नेचुरलिस
हिस्टोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पेरिस ऑफ एरिशियंसी की रचना किसने की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पेरिस ऑफ एरिशियंसी की रचना किसने की। तो किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक। क्या कह रहा? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फयान कहाँ के निवासी था। जो फयान था वो कहाँ का निवासी था? फयान कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। फयान कहाँ का था? चीन का था। फयान था जो फयान के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो फा से फयान, फा से फो क्यू की। क्या हो जाएगा? फा से फयान, फा से फो क्यू की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 का रहा फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फयान के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या था? फो क्यू की। फो की था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। क्या कह रहा है? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन सा चीनी यात्री आया था? हुवेनसांग। कौन आया था? हुवेनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुवेनसांग आया था। कौन सा आया था? हुवेनसांग। हुवेनसांग के याद रखने के लिए क्या हो जाएगा? जहाँ सॉन्ग बजता है वो क्या होता है? हर्ष उत्पन्न होता है। क्या होता है? जहाँ भी सॉन्ग बजता है तो क्या होता है? हर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि व्हेन सॉन्ग बजा तो हर्ष हुआ, यानी कि हर्षवर्धन के समय आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। क्या कह रहा है? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमान कहकर संबोधित किया था। तो किस साम्राज्य को संबोधित किया था रूहमान कहकर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पाल वंश को। क्या? पाल साम्राज्य को 9वीं सदी में आए अरब यात्री सुलेमान ने रूहमान कहकर संबोधित किया था। चलिए क्वेश्चन 20 नंबर 8 देखते हैं। 28 देखते हैं। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद गजनबी। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आया था। तो 28 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यात्री इब्न बत्ता कहाँ से आया था। इब्न बत्ता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बत्ता कहाँ से आया था। तो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इन बनता था जो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण अफ्रीका यात्री इनबत्ता किसके शासनकाल में भारत आया था। इनबत्ता था जो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता इसका नाम भी है, गलती से लिखा गया है इनबत्ता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था?
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फारस के मुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल जिग्गा ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? क्या करा? फारस के मुल्तान मिर्जा शाहरुख ने राजदूत अब्दुल जिग्गा ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर में आकर फारस मुल्तान मिर्जा शाहरुख ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये आप लोग जानते होंगे, दयाराम साहनी थे। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज आप लोग बता सकते हैं 1921 ईस्वी में हुई, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, क्या करा? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, वे कौन है? दयाराम साहनी एंड राखालदास बनर्जी। कौन है? दयाराम साहनी एंड राखालदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्या कह रहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। आप लोग को ये सब हम पढ़ा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। ब्यूनिस्मेटिक्स क्या है? ब्यूनिस्मेटिक्स क्या है? तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ताम्रपत्रों का अध्ययन। ब्यूनिस्मेटिक्स है जो ताम्रपत्रों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया माइनर स्थित बोगजोई का महत्व
इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगजोई का महत्व है, इसलिए कि वहीं जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नमनत का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेज। कौन था? जेम्स प्रिंसेज। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रचलन किसने शुरुआत किया था? तो किसने किया था? अशोक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा के लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी लिपि में है। प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहीं अशोक से द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? सारे गुना यानी कि कंधार से हुआ है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सारे गुना यानी कि गंधार से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, अशोक के मनसेरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। प्राचीन भारत में कौन सा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि, एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। यानी कि कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। ये यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा था। आप लोग को एकदम सब चुनिंदा क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एग्जाम में कम से कम 80% चांस है कि लड़ जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो कौन सा है? केवल वासुदेव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग युद्ध के चर्चा है एवं खारवेल नरेश ने इस अभिलेख को बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किस राजा के द्वारा जारी किया गया? शक छत्रपति रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। काव्य शैली का परिचिंतन नमूना किसके अभिलेख में मिलता है?
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रपति रुद्रदामन एवं चूनागढ़ अभिलेख में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समुद्रगुप्त सैनिक की उपाधि का वर्णन उसके लिए किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। इसी के साथ आप लोग को 50 क्वेश्चन हुए पूरे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। अगला चैप्टर जो भी होगा उसका वीडियो आप लोग के कल सुबह 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए टनाटन रहिए, पढ़ के एकदम सिलेक्ट हो जाइए, फिलशूट हो जाइए। जब तक नहीं होइएगा, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो आज के लिए ही इतना ही।